आप पर एक आरोप लग रहा है कि दूसरा घर जलाने की बात की आपने, क्या लगता है? हम तो आग बुझाने वाले हैं, देश में बुझा रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसा कि हो रहा है 4 जगह में अभी आग जल रही है। दार्जिलिंग में महीना भर हो गया है, और फिर बसीरहाट में सांप्रदायिक उत्तेजना हुआ, उसमें भी आग जल रही है। चोपड़ा में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई, वहाँ के सामान्य जनसाधारण अब टीएमसी का ऑफिस थोड़ा जलाया, वहाँ एमएलए का घुसना मुश्किल हो गया है। अभी रायगंज में जो आदिवासी महिलाओं के ऊपर बलात्कार है, उसको लेकर के वहाँ के समाज रोष में है, आग जला के रखा है, और सबके पीछे टीएमसी है, और इसलिए टीएमसी को कहीं प्रवेश निषेध हो गया है। उनका एमएलए घुस नहीं पा रहे, उनके कार्यकर्ता घुस नहीं पा रहे, और लोग इतना उनके ऊपर और गुस्से में है, नाराज है। मैंने इसी बात को बोला कि जगह जगह आपने आग लगा के रखा है, कल कभी आग लोग आके आपका भी घर जलाएंगे। शिशुओं की तस्करी सबसे ज़्यादा होता है यहाँ। 7 से 70 साल किसी उम्र की महिला सुरक्षित नहीं, कभी भी बलात्कार हो सकता है, और हर रोज हो रही है। आज जो रायगंज में आग जल रही है, वहाँ 2-3 आदिवासी महिलाओं को तो खुलेआम बलात्कार हुआ, उसमें शासन में रहे और पार्टी का लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस यहाँ की। इसलिए यहाँ की कोई भी महिला सुरक्षित नहीं। ये बात रूपा गांगुली ने बोली है। भाषा को लेकर के कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन बंगाल की स्थिति आज ऐसी है कि और कोई भी महिला सुरक्षित नहीं। आप सपोर्ट करते हैं रूपा गांगुली ने जो कहा उसका सपोर्ट? यानी उनकी भाषा उनकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है महिलाओं के साथ ऐसा ही सही है। सर, अभिषेक बैनर्जी ने जो टिप्पणी है उसकी क्या आप लोग का बिजनेस बंद हो गया, इसीलिए आप लोग ईद का बिजनेस नहीं, जो लगभग 11 साल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कंप्लेन हुआ पिछले 4-5 साल में, एक कभी इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ? इतना एफआईआर हुआ, 1000 से ज़्यादा बच्चों गायब हो गए, और उनकी परिवार से शिकायत किया गया, एफआईआर किया गया। एक का भी इंक्वायरी हो जाता ना, आज ये स्थिति नहीं आती। पूरा छाया हुआ है बंगाल में बच्चों की तस्करी, और यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिक की भी सबसे ज़्यादा होता है बंगाल से, ये सरकारी रिकॉर्ड है। इसलिए उनकी ये बोलने की अधिकार ही नहीं है। पहले सुरक्षा दो, शासन ठीक करो, नहीं तो लोग ऐसे कमेंट करेंगे। उससे उत्तेजित होने से और उत्तर देने से कोई फायदा नहीं है। व्यवस्था को ठीक करिए, शासन को ठीक करिए कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित। जैसा कि बंगाल असेंबली में आप थोड़ा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या ख्याल है, कैसा होगा? देखिए, प्रेसिडेंट कौन होंगे वो तो पहले से तय है, लेकिन कितने वोट से जीतेंगे ये 20 तारीख को ही पता चलेगा। बाकी राज्यों में कोई प्रॉब्लम नहीं। बंगाल में हम कमजोर हैं, इसलिए हमारी यहाँ इच्छा है कि हमारे जितनी निश्चित वोट है उससे ज़्यादा वोट हमको मिले, और वो मिलेगा भी। ये आप कैसे ऐसे कर रहे हैं कि मोदी जी का काम, और मोदी जी जिनको सामने रखा है, सारा देश उनके साथ है। तो यहाँ जो एमएलए हैं, स्टेट के जो एमपी है, उसमें बहुत लोग चाहते हैं कि माननीय रामनाथ कोविंद अगले प्रेसिडेंट हो, और उसमें उनका भी योगदान। ये जो आपने इच्छा की बात, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इच्छा से थोड़ी होता है, पार्टी के व्हिप्स होते हैं। देखिए, इतना व्हिप नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये एक पॉजिटिव साइड है। इसीलिए किया गया है कि कोई भी चाहे तो अपने आगे का विजयी प्रार्थी को वोट डाल सके, इसलिए प्रावधान रखा गया है, और यहाँ के लोग भी इसका सुविधा जरूर लेंगे। तो सीधा ये क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस वोटिंग होगा? बिल्कुल होगा। दिलीप जी, क्रॉस वोटिंग के बारे में जब बात कर रहे हैं सर, हम लोग को मालूम है कि कुछ शायद तृणमूल कांग्रेस के एमएलए बीजेपी के साथ कुछ बात भी हुई, कोई कांटेक्ट में भी थे, कुछ बता सकते हैं सर? क्रॉस वोटिंग हुई तो किस मामले पे? तृणमूल की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ जितने भी पार्टी का एमएलए सबके साथ मैंने बात किया, व्यक्तिगत से भी किया, फोन किया, मिला, और सबको आग्रह किया कि आप विजयी प्रार्थी के साथ रहिए। ये हमारी भाषण थी, और मुझे लगता है कि इस अपील पर उनका असर जरूर होगा। और ये चुनाव कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, देश का अगले सभापति प्रेसिडेंट कौन बनेगा इसका है। एक मान सम्मान की बात है। दुनिया में ऐसे व्यक्ति को हम सामने रखें जो हमारे देश का नाम रोशन कर सके, हमारा देश, हमारे संस्कृति परंपरा को दुनिया के सामने रख सके। इस दृष्टि से माननीय रामनाथ कोविंद बहुत काबिल व्यक्ति हैं, और इसी आधार पर ही लोग उनको वोट करेंगे। सुनने को आया है कि आज आप असेंबली के अंदर भी कैंपेन किए हैं कोविंद जी के। कैंपेनिंग नहीं होता है यहाँ, और ऐसा कोई यहाँ वोटर नहीं है कि जो हमारी बात पर वो बदल जाए। समझदार लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैंने उनको स्वाभाविक रूप से मिला, हाथ मिलाया, बात किया, मजे में बात हुआ भी। मैंने भी बोला कि विजयी के साथ रहिए। तृणमूल के कितने एमएलए या फिर एमपी वो तो 20 तारीख को ही पता चलेगा, और दीदी को भी पता चल जाएगा।